नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर की पड़ताल कर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। हार के अंधेरे से निकलकर दोबारा दोबारा खड़े होने का सफर। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन लाइट नाम की एक कहानी है। ये आरव नाम के एक लड़के के बारे में है। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है। नहीं। हम इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, जो रणनीतियां हैं, उन्हें समझना चाहते हैं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो कुछ लोगों को असफलता के बाद उठने की ताकत देती हैं, जबकि बाकी वहीं बिखर जाते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम अक्सर सफलता की कहानियां सुनते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस सफलता से पहले की जो अनगिनत असफलताएं होती हैं, उसके पीछे के विज्ञान को हम नहीं समझते हैं। तो ये कहानी हमें उस प्रक्रिया को समझने का एक बहुत अच्छा मौका देती है। ये सिर्फ हिम्मत की कहानी नहीं है, बल्कि सही तरीके और सही मानसिकता की भी कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आरव एक छोटे कस्बे का लड़का है। पिता फैक्ट्री मजदूर, माँ घर पर सिलाई का काम करती हैं। सपने बड़े हैं, लेकिन संसाधन अब जानते हैं सीमित। स्कूल में उसे एक औसत छात्र का तमगा मिला हुआ है। शिक्षक कहते हैं मेहनत करो वरना पीछे रह जाओगे। अब ये स्थिति तो बहुत आम है। हजारों लाखों बच्चों की यही कहानी है। तो एक एक्सपर्ट के तौर पे जब आप इस शुरुआती सेटअप को देखती हैं, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? देखिए, मेरे दिमाग में सबसे पहले लेबलिंग का खतरा आता है। लेबलिंग? हाँ, जब किसी बच्चे को बार बार औसत कहा जाता है तो वो सिर्फ एक बाहरी टिप्पणी नहीं रह जाती। धीरे धीरे वो उसकी अपनी पहचान का हिस्सा बन जाती है। वो खुद पर शक करने लगता है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में फिक्स्ड माइंडसेट या कह सकते हैं एक बंधी हुई मानसिकता का बनना। अच्छा। जहां इंसान ये मानने लगता है कि उसकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो आरव का जो शुरुआती संघर्ष है वो इसी मानसिकता से है, जहां बाहरी दुनिया की आवाज उसकी अंदरूनी आवाज पर हावी हो रही है। मतलब वो मैदान में उतरने से पहले ही आधा मैच हार चुका है, बिल्कुल। अपने ही दिमाग में। और इसी मानसिक स्थिति के साथ उसकी जिंदगी में एक बड़ा मौका आता है, एक प्रतिभा खोज परीक्षा, स्कॉलरशिप पाने का, अपनी पहचान बदलने का एक मौका। कहानी बताती है कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी, देर रात तक पढ़ाई, नोट्स बनाना। उसकी माँ जब उसे आराम करने को कहती तो उसका जवाब था, माँ इस बार मैं हारना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीक बात है। क्या? उसकी जो प्रेरणा है वो जीतने से ज्यादा हारने से बचने की है। अच्छा। ये डर पर आधारित प्रेरणा है। वो उस औसत के लेबल को मिटाने के लिए लड़ रहा है। और जब प्रेरणा डर से आती है तो असफलता का डर और भी बड़ा हो जाता है। और हुआ भी वही। उसने बहुत मेहनत की, उसे उम्मीद भी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो लिस्ट में उसका नाम नहीं था। कहानी में एक बहुत ही सजीव चित्र है। वो स्कूल के मैदान में अकेला बैठा है, उसके दोस्त आगे बढ़ गए हैं और उसे लग रहा है जैसे जैसे दुनिया उसे पीछे छोड़कर चली गई है। ये वो पल है जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी व्यक्ति के दिमाग में उस सार्वजनिक असफलता के क्षण में क्या चल रहा होता है? देखिए, उस क्षण में दिमाग दो रास्तों पर जा सकता है। पहला रास्ता है व्यक्तिगत बनाने का, यानी मैं फेल हो गया क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। यहाँ असफलता आपकी पहचान बन जाती है और ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर जाते हैं और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है प्रक्रिया को देखने का, यानी मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी रणनीति में या मेरे तरीके में कोई कमी थी। ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन वापसी की गुंजाइश यहीं से बनती है। तो आरव उस वक्त इसी दोराहे पर खड़ा था। उसका अगला कदम ये तय करने वाला था कि वो बिखर जाएगा या खुद को फिर से बनाएगा। और यही कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ। जहां परिवार की भूमिका सामने आती है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे डांट या सहानुभूति का ओवरडोज नहीं मिलता। उसकी माँ कहती है हार का मतलब खत्म होना नहीं होता, हार तुम्हें बताती है कि अभी थोड़ा और बाकी है। और उसके पिता कहते हैं जो गिरकर उठता है वही असली जीत का मतलब समझता है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या इन बातों में कोई गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत छिपा है? बिल्कुल। ये आदर्शवाद नहीं, ये बहुत ही कुशल मनोवैज्ञानिक सहारा है। देखिए, उसके माता पिता ने दो बहुत जरूरी काम किए। पहला, उन्होंने असफलता को उसकी पहचान से अलग कर दिया। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा तुमने हमें निराश किया, बल्कि उन्होंने हार को एक घटना, एक आप कह सकती हैं एक डेटा पॉइंट की तरह पेश किया।
और दूसरा, उन्होंने उसे एक नया नजरिया दिया कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक सूचक है, एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। उन्होंने हार को एक फैसले से बदलकर एक फीडबैक यानी प्रतिक्रिया में बदल दिया। वाह। और यहीं से ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता की नींव पड़ती है। तो इस नए नजरिए के साथ आरव ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। अब वो सिर्फ घंटों तक रट नहीं रहा था। नहीं, उसने चीजों को समझना शुरू किया, हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, और सबसे दिलचस्प चीज जो उसने की वो थी एक गलतियों की कॉपी बनाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो अपनी हर गलती को लिखता था और ये भी कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये तरीका इतना कारगर क्यों माना जाता है? ये सिर्फ गलतियों को नोट करने से ज्यादा क्या है? ये बहुत ज्यादा है। ये जो गलतियों की कॉपी है, ये असल में मेटाकॉग्निशन का एक प्रैक्टिकल अभ्यास है। मेटाकॉग्निशन? हाँ, मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना। अच्छा। जब आप सिर्फ एक सवाल का गलत जवाब सुधारते हैं तो आप उस एक सवाल को सीखते हैं, लेकिन जब आप कॉपी में लिखते हैं तो आप पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न जैसे मैं हमेशा जल्दबाजी में सवाल गलत पढ़ता हूँ या दबाव में मुझसे जोड़ने घटाने में गलती हो जाती है। अब आप सिर्फ गलती नहीं, गलती की जड़ पर काम कर रहे हैं। समझ गया। ये आपके दिमाग को रीवायर करने जैसा है। आप अपने दिमाग को भविष्य में उन पैटर्न को पहचानने और उनसे बचने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये उसे एक नियंत्रण की भावना देता है जो असफलता के बाद खो जाती है। तो उसने अपनी मानसिकता बदल ली, उसने अपनी रणनीति बदल ली, लेकिन सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से नतीजे तुरंत तो नहीं बदल जाते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस नए आत्मविश्वास को जमीन पर कैसे उतारा गया? कहानी में आगे विज्ञान प्रदर्शनी का एक किस्सा आता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी हार के बाद सीधे एक और बड़ी लड़ाई में कूदना अक्सर काम नहीं करता। आपको बीच में कुछ छोटी जीतें चाहिए होती हैं। सही कहा। उसने एक सोलर लैंप बनाने का फैसला किया। पैसे नहीं थे तो कबाड़ से सामान जुटाया, पुरानी बैटरी, टूटे टॉर्च, तार। लेकिन ये आसान नहीं था। बार बार सर्किट जल जाता है, धुआं उठता, यहां तक कि पड़ोसी भी मजाक उड़ाते थे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और यही असली परीक्षा थी। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वो लैंप जल उठा। उसे प्रदर्शनी में दूसरा स्थान मिला, पहला नहीं, दूसरा। फिर भी ये जीत इतनी अहम क्यों थी? इसे मनोविज्ञान में छोटी जीत या स्मॉल विंस का सिद्धांत कहते हैं। सोचिए, एक बड़ी असफलता ने उसके आत्मविश्वास के बैंक अकाउंट को लगभग खाली कर दिया था। अब वो एक बड़ी रकम जमा करने की हालत में नहीं है, तो ये छोटी छोटी जीतें उस अकाउंट में छोटे छोटे डिपॉजिट की तरह हैं। अच्छा। उस लैंप का जलना सिर्फ एक बल्ब का जलना नहीं था, वो इस बात का ठोस सबूत था कि उसकी नई रणनीति, कोशिश करते रहना, गलतियों से सीखना, वो काम करती है। और उस दूसरे स्थान ने ये साबित कर दिया कि वो औसत के लेबल से आगे बढ़ सकता है। सही। ये जीतें एक सकारात्मक प्रतिक्रिया का चक्र बनाती हैं और बड़े लक्ष्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक गति प्रदान करती हैं। और इसी गति के साथ वो बोर्ड परीक्षा में बैठता है। हाँ। इस बार उसका तरीका बिल्कुल अलग था। वो डरकर नहीं बल्कि योजना बनाकर तैयारी कर रहा था। टाइम टेबल, रिवीजन और सबसे जरूरी पूरी नींद। नतीजा ये हुआ कि उसने पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है और वहाँ उसे फिर से असफलताओं का सामना करना पड़ता है। प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये हिस्सा क्या सिखाता है? ये हिस्सा कहानी का सबसे गहरा सबक सिखाता है। वो क्या? वो ये कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाता है। जीवन चुनौतियों का एक सिलसिला है। बोर्ड परीक्षा में उसकी जीत ने उसे सिर्फ एक डिग्री नहीं दी, बल्कि असफलताओं से निपटने का एक सिस्टम दिया। एक सिस्टम? हाँ। अब जब कॉलेज में वो फेल होता है तो वो टूटता नहीं है। वो जानता है कि ये व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो अपनी गलतियों की कॉपी वाली मानसिकता का इस्तेमाल करता है, विश्लेषण करता है कि कहाँ कमी रह गई और अगली बार बेहतर कोशिश करता है। उसने हार को हराना नहीं, हार के साथ जीना और उससे सीखना सीख लिया था। और ये उसकी असली जीत थी, जिले में तीसरे स्थान से भी बड़ी। तो उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। बिल्कुल। और इसी सीख के साथ वो अपने पुराने सोलर लैंप के विचार को एक नया रूप देता है। वो सिर्फ एक लैंप नहीं बल्कि एक ऐसी किट बनाने का फैसला करता है जो बच्चों को खुद लैंप बनाना सिखाए। हाँ,
एक तरह से वो उन्हें वही सिखा रहा है जो उसने सीखा था, अपने हाथ से अपना उजाला बनाना। बिल्कुल, यहाँ उसकी यात्रा एक पूरे चक्र में पूरी होती है। उसकी व्यक्तिगत असफलता और संघर्ष अब एक बड़े उद्देश्य का रूप ले चुका है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वो सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का एक जरिया बना रहा है। जब वो अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीतता है और उसे स्टार्टअप के लिए ग्रांट मिलती है, तो ये सिर्फ एक बिजनेस की शुरुआत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे आपकी सबसे बड़ी हार आपके जीवन के सबसे बड़े मिशन का बीज बन सकती है। आज आरव की अपनी कंपनी है जो कम लागत वाले सोलर लैंप बनाती है और युवाओं को ट्रेनिंग भी देती है। कहानी के अंत में एक बहुत ही भावुक पल है। जब भी वो किसी बच्चे के हाथ में अपना बनाया लैंप चलता हुआ देखता है, तो उसे अपना वो दिन याद आता है जब वो अंधेरे में बैठकर रो रहा था और वो मुस्कुरा देता है। ये मुस्कान शायद उस पूरे सफर का सार है। हाँ, ये उस दर्द की मुस्कान है जो अब ताकत बन चुका है। ये उस अंधेरे की याद है जो अब हजारों लोगों के लिए रोशनी का सबब बन गया है। तो आरव के सफर से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? कहानी के अंत में वो अपने पुराने स्कूल जाकर बच्चों से कहता है, जीत हमेशा पहले नहीं मिलती, कभी कभी पहले हार मिलती है, ताकि हम मजबूत बनना सीखें। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो रुकना मत, बस हर दिन एक छोटा सा कदम और आगे बढ़ो। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। पहली बात, अपनी असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। वो एक घटना है, एक डेटा है। दूसरी बात, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करो, पैटर्न समझो और अपनी रणनीति को बेहतर बनाओ। और तीसरी, बड़ी छलांग लगाने से पहले छोटी छोटी जीतें हासिल करो। आत्मविश्वास धीरे धीरे ईंट दर ईंट बनाया जाता है। आरव की कहानी यही बताती है कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं रह जाना बुरा है। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि असफलता से सफलता तक का रास्ता सीधा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानसिकता, रणनीति और छोटी छोटी जीतों से बना घुमावदार रास्ता है। आरव ने सिर्फ एक परीक्षा या प्रतियोगिता नहीं जीती, उसने हारने की कला में महारत हासिल कर ली और उसी से अपनी जीत की कहानी लिखी। बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? कहानी आरव की सफलता पर समाप्त होती है जब वो अपनी कंपनी चला रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सफलता पाने के बाद अगली बड़ी असफलता का सामना करना कैसा होता है। अच्छा, क्या कामयाबी इंसान को भविष्य के चुनौतियों के लिए ज्यादा मजबूत बनाती है या कहीं ना कहीं उसे थोड़ा नाजुक भी बना देती है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए।